यूनिट 3 असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। पिछला जो है हमारा था बिहेवियरल असेसमेंट का था, दिस इज असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब वाइडर हो गया, दैट वाज कंसर्न विद बिहेवियर ओनली। तो जब कोई पेशेंट आता है तो क्लिनिशियन उसको कैसे एसेस करता है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो इसमें स्क्रीन पे हेडिंग्स दी हैं सारी कवर होंगी, वन बाय वन वी विल सी दैट। तो फर्स्ट हमारा जो है, हमको ये समझना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड FAMHA, FAMHA। तो दिस इज फंक्शनल असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन स्केल। तो हम जब ये एडमिनिस्टर करेंगे टूल, तो हमको ब्रॉडली दो कैटेगरी में पता लग जाएगा कि इंडिविजुअल ब्रॉडली दोनों में से किस कैटेगरी में है। एक तो मेंटली इल सब्सटेंस यूजर, मतलब उसको मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है, एंड देन दैट पर्सन बिकॉज ऑफ हैविंग लो IQ, बीइंग मेंटली रिटार्डेड, स्टार्टेड यूजिंग सम सब्सटेंस, उसको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है खराब क्या है। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, ठीक है। बाकी दूसरी कैटेगरी में दो आते हैं, कौन कौन सा? एक तो सब्सटेंस यूजिंग मेंटली इल, SUMI, SUMI, सब्सटेंस यूजिंग मेंटली इल, एंड इसमें आता है दूसरा इसी कैटेगरी में सेकंड वाली में मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजिंग पेशेंट, ठीक है। तो या तो मेंटली इल होगा और फिर उसने सब्सटेंस यूज करना शुरू किया होगा, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। तो उसका सब्सटेंस यूज का प्राइमरी रीजन उसकी जो मेंटल इलनेस है, वॉट एवर दैट मे बी। और दूसरी कैटेगरी में जो है इंडिविजुअल सब्सटेंस यूजर जो है और उसकी वजह से, सब्सटेंस यूज की वजह से उसमें जो है मेडिकल इलनेस या मेंटल इलनेस आई है, या मेडिकल इलनेस के साथ में सब्सटेंस यूजर है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी आगे होंगे तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो ब्रॉडली ये तीन कैटेगरी, इन तीन को दो में रखते हैं, मीसू वाला अलग, बाकी दोनों एक साथ, अभी इतना समझ लो खाली। तो अब जो है जो असेसमेंट वाली जो चीज़ है ना, ये काफ़ी लेट जो है लोगों का इंटरेस्ट इसमें जगा है। पहले जो है लोग सोचते थे कि असेसमेंट का मतलब वो जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं वो सब कर लेंगे, हमारा कोई लेना देना है नहीं इसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का। तो ये जो 1980s से जो है धीरे धीरे फिर इसमें स्पेशलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग दिस एज ए करियर ऑल्सो। तो ये एक लेटर डेवलपमेंट है साइकोलॉजी में, इनिशियली इतना नहीं था असेसमेंट में फोकस। तो अब जो है हमको जो मैंने ब्रॉड दो कैटेगरी बताई थी उसमें हमें क्या डिसाइड करना होगा कि उसको जो है न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट है, इंसल्ट का मतलब डैमेज, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज है या उसको मेंटल डिसऑर्डर है, ये हमें देखना है। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट की हम बात करें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जैसे हमने कल पढ़ा था कि असेसमेंट कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सिर्फ जो है उसका डायग्नोसिस या पैथोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे होते हैं असेसमेंट में। फॉर एग्जांपल हम उसकी स्ट्रेंथ भी देख रहे होते हैं, हम उसकी वीकनेसेस भी देख रहे होते हैं, हमने कोई ट्रीटमेंट दिया है तो उस ट्रीटमेंट का आउटकम भी देख रहे होते हैं असेसमेंट में। हमें ट्रीटमेंट अभी देना है तो अभी का बेसलाइन क्या है ये हम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। बेसलाइन होगा तभी हमको पता चलेगा आगे चल के कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। जो बेसलाइन था उससे इम्प्रूव हुआ है तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, उतना ही है या और ख़राब हो गया तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है। फिर जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। पर्सनैलिटी का जैसे हमने पढ़ा ना, वेरियस पर्सनैलिटी के अलग अलग जो है ट्रीटमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसको क्या पसंद है। तो हमको ओवरऑल जो है
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और असेसमेंट जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं वन टाइम मेजर है कि स्टार्टिंग में आया क्लाइंट बस तब कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में तो होना ही होना है, वो तो बेसलाइन एस्टेब्लिश होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंटरवेंशन देना है, किस तरीके से देना है, कौन सा इंटरवेंशन देना है, ये सब तो इनिशियली हो जाएगा। फिर बीच बीच में भी हम प्रोग्रेस पता करने के लिए असेसमेंट देते रहेंगे, और टारगेट जो है हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ ये पता करने के लिए भी देंगे। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है असेसमेंट, ये ध्यान रखना। तो ये एक हमें डिसीजन लेने के लिए जो है हेल्प करता है असेसमेंट, कि हमें कौन सा डिसीजन कब कैसे लेना है, ये हेल्प करेगा ये थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। तो वही जो मैंने कल भी बोला था कि थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात है। हम जो भी डिसाइड करना है, चाहे वो ट्रीटमेंट है या इंटरवेंशन है या मेथड है, जो भी है, तो वो डिसाइड करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक रहेगा, उसके लिए असेसमेंट ज़रूरी है। तो अब जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है कि एकदम क्लियर कट ऐसी डेफिनेशन और बाउंड्री नहीं है कि ये चीज़ है तो ऐसे ऐसे ये टेस्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा। जैसे भाई किसी को डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड शुगर पता कर लो, पता लग जाएगा। पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है कोई क्लियर कट जो है इलनेस हमेशा पता लग जाए, ऐसा होता नहीं। इसीलिए बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं। बैटरी ऑफ टेस्ट मतलब मल्टीपल टेस्ट विच हेल्प असेस अबाउट समथिंग इन सर्टेनिटी। अगर मान लो 4 टेस्ट हमने किए हैं, 4 में से चारों या 3 भी हमको एक ही पॉइंट में बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इलनेस हो सकती है, तो दैट इज़ गुड इनफ हमारे डायग्नोसिस के लिए, इंटरवेंशन प्लानिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और इसके साथ साथ में हम जो है मेडिकल प्रोसीजर्स को भी हम अपना सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इनका कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन और ज़्यादा हो जाए। फिर जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो वो हमको बताएंगे हाँ भाई इसका कोई नर्व डैमेज है, और वही अगर हमें एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन या पेट स्कैन भी बताए कि हाँ डैमेज है, तो कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल सोर्सेज रखते हैं। अब क्लिनिशियन को क्या क्या करना है, एक तो कोई डिसेबिलिटी हो तो मतलब क्यों करना पड़ता है असेसमेंट, इसमें बता रहा हूँ मैं। तो क्लिनिशियन को एक तो वो कल हमने बात करी थी वही है कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन के लिए करना होगा। दूसरा, कोर्ट में जो है ट्रायल वगैरह जो है उसमें वो द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल और नॉट, है ना। या उसका कोई वोकेशनल असेसमेंट करना कि इसके लिए कौन सा वोकेशन ठीक रहेगा, या ये इसको कौन सा वोकेशन पसंद है या नापसंद है। सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें आगे आएगा, पर मैं अभी बताना ठीक समझता हूँ क्योंकि फिर वो कॉन्टेक्स्ट अभी चल रहा है ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो रेफरल जो है होता है पेशेंट का, कोई भी रेफ़र करे, चाहे पेशेंट खुद सेल्फ रेफ़र करे या उसको कोई लेके आए या कोई डॉक्टर रेफ़र करे, तभी उसका असेसमेंट होता है। तो रेफरल के टाइम में ना एक रेफरल क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस टाइप का असेसमेंट होगा। तो रेफरल क्वेश्चन जो है वो समझ लो क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। तो रेफरल क्वेश्चन विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट विल बी डन एंड हाउ द असेसमेंट विल बी डन। जैसे एक एग्जांपल रेफरल क्वेश्चन का देता हूँ कि ये जो कोई माँ बाप बोले अपने बच्चे के बारे में कि ये सब बच्चे हमारी बात सुनते हैं, ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है हमारे घर में, ऐसा क्यों है। तो ये जब अब जो असेसमेंट होगा वो उसके बिहेवियर को लेके होगा कि वो ऐसा क्यों करता है कि माँ बाप की बात नहीं मानता जबकि और बच्चे मानते हैं। तो सारा फोकस जो है ये होगा कि उसमें जैसे उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें ADHD हो सकता है ना, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे कि वो ना मानता हो उनकी बात। तो अब एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल रेफरल क्वेश्चन का कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को लेके आया कि सब बच्चे तो चलने लग गए हैं इसकी एज के, ये अभी 6 महीने बड़ा हो गया, ये अभी तक नहीं चल पा रहा है। अब डिफरेंट होगा, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग होगी, मस्कुलर टेस्टिंग होगी, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है ना, बच्चे को कोई और इश्यू तो नहीं है कि उसको चलने ही नहीं दिया था, हमेशा गोदी में लेके घूमते हैं।
ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है और ये किस काम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अब जो है उसके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अचीवमेंट, आईक्यू, एजुकेशन, बैकग्राउंड, ये सब देखा जाएगा। तो ये जैसे जैसे रेफरल क्वेश्चन डिफरेंट होगा उसी हिसाब से जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट डिफर करता जाएगा। ये कनेक्शन समझ में आ गया ना, रेफरल कनेक्शन और साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। हालांकि आगे है पर यहाँ पे मैंने कहा बताना जरूरी है, पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है उसको एज ए डिटेक्टिव काम करना पड़ता है कि हर चीज जो है उसको बता देगा क्लाइंट, वो तो होगा नहीं होने से रहा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट। तो खोद खोद के निकालना पड़ता है बातों को। अब सारी बातें क्लाइंट से पूछोगे तो रिलायबिलिटी नहीं कह सकते कि सब सच होगी, तो मल्टीपल सोर्स होने जरूरी हैं। जैसे उसके पीयर से, उसके पेरेंट्स से, स्पाउस है तो स्पाउस से, फ्रेंड जो उसके कोलीग्स हैं तो कोलीग से, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके एजुकेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो जितने ज़्यादा हमको मल्टीपल सोर्सेस होंगे उतना जो है हमको ईजी होगा बात को समझना। तो ये जब हमको चीज़ें पता चलेंगी तब हम उसकी केस हिस्ट्री और इन डेप्थ स्टोरी जो है इंडिविजुअल की, इनर और आउटर लाइफ दोनों, देखो दोनों की बात करो, इनर लाइफ भी और आउटर लाइफ भी। आउटर लाइफ तो लोगों से पता लग जाएगी, इनर लाइफ या तो इंडिविजुअल खुद बताएगा तब पता चलेगी, या उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे तब पता चलेगी। जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, सेल्फ असेसमेंट है, ये सब है। तो ये देखा गया कि जो 91% जो है क्लिनिशियंस जो हैं, दे परफॉर्म वन सम और द अदर टाइप ऑफ असेसमेंट, मतलब सभी कोई ना कोई असेसमेंट करते हैं, बिना असेसमेंट के कुछ नहीं है, इसलिए असेसमेंट की इंपॉर्टेंस है। और जो असेसमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स हो, इसमें ये कई फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि जैसे क्लिनिकल सेटिंग में कर रहे हैं या नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं या हाउस होल्ड सेटिंग में कर रहे हैं, उस पर फ़र्क होता है। कंडीशन की सीवियरिटी क्या है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड है तो आप उससे जो है कोई इंस्ट्रक्शन बनवा ही नहीं सकते, तो आपको समझने में मुश्किल आ जाएगा कि कितना मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, एज है, बहुत छोटा बच्चा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा बात को, या किसी को सुनाई कम देता है तो सुन ही नहीं पा रहा तुम्हारी बात, तो समझ नहीं पा रहा है। या एबिलिटी में फ़र्क हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल जो है एबल है तुम्हारी चीज़ों को समझने के लिए, कोई नहीं है। तो अब जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है कि जो बच्चा मान लो कोई स्कूल में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसका असेसमेंट डिफरेंट तरीके से होगा। उसकी आईक्यू चेक करेंगे, उसकी सेल्फ एस्टीम देखेंगे, उसका जो है बैकग्राउंड देखेंगे, उसका सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, स्कूल में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे का मीडियम क्या है, सो थिंग्स लाइक दैट, ये सब जो है होगा। एंड जस्ट लेट मी पुट द पावर ऑन। एट द सेम टाइम जो है अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ से कोई रेफरल आया है तो फिर हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे। अगर कोई जो है डिसेबिलिटी वाला बच्चा आया है तो हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि भाई इसको स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं। और जो एक ये भी होता है कि क्लिनिकल सेटिंग और प्राइवेट सेटिंग में भी जो है फ़र्क होता है। क्लिनिकल सेटिंग मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल में जो असेसमेंट होगा वो तो प्राइमरीली जो है डायग्नोसिस के लिए होता है, पैथोलॉजी जानने के लिए होता है, भाई प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बेसिस पे आगे डिसीजन लिए जाते हैं। और जो प्राइवेट सेटिंग में तो डिपेंड करता है कि हम कोई सा भी असेसमेंट कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया इतने सारे, इसमें से हमें किसकी ज़रूरत है हम वो पता कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट सेटिंग में ज़्यादा है। और ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जो असेसमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, उसमें कोई एक भी छूटना नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरल क्वेश्चन ऑफ कोर्स।
रेफरल क्वेश्चन के हिसाब से जो भी रिलेवेंट टेस्ट हैं वो सारे होने चाहिए। और जो इंटरवेंशन हमने दे दिया तो उसके बाद में पोस्ट असेसमेंट भी डेफिनेटली होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा, एवेल्यूएशन कर पाएंगे कि हमने जो दिया इंटरवेंशन वो ठीक है या नहीं है। अब एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जर्नल है मॉनिटर, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली लोग इस चीज़ को या तो जानते नहीं है या समझते नहीं है या उनको आइडिया ही नहीं है कि ये ऐसा भी हो सकता है। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मेडिकल टेस्ट से जो है चीज़ें पता करना बड़ा ईजी है, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जानना है, ब्लड लिया और सैंपल चेक किया, तुरंत पता लग गया। तो हाईली एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल और वैलिड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो सारे जो है वेग होते हैं और उनमें कुछ पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अगर अच्छे से जो है वो बनाए गए हैं तो दे आर कंपेरेबल विद मेडिकल टेस्ट, ऐसे भी हैं। जैसे दो मेडिकल टेस्ट के बाद नाम ले रहा, तीन का ले रहा हूँ। जैसे पैप्समियर है, पैप्समियर जो है जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए लेडीज़ के लिए किया जाता है। मैमोग्राफी है जो ब्रेस्ट का कैंसर है उसके लिए किया जाता है। एमआरआई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये सब जो है मेडिकल टेस्ट हैं। तो इसमें बहुत इजीली हमें करेक्टली पता लग जाता है। तो इसी के कंपेरेबल जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो MMPI कल हमने बात करी थी, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसमें भी यही एबिलिटी है कि इनके पैरेलल जो है जितनी एक्यूरेसी से ये चीज़ें बताते हैं उतनी एक्यूरेसी से वो भी जो है डायग्नोसिस करके बताते हैं। MMPI की बात कर रहा हूँ। सो ये है। और जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो मैं बता रहा था, जैसे कल हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर लूरिया वाला, तो वो उस टाइप के टेस्ट भी जो है इतने एक्यूरेट होते हैं कि जैसे MRI में जो रिजल्ट निकल के आता है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी बता देते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। MRI बेसिकली किसी पर्टिकुलर पार्ट की डिसफंक्शन के बारे में बताएगा कि ये पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट ठीक नहीं है। सो वो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जो है एक्यूरेटली बता देते हैं कि ब्रेन का ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं काम कर रहा, क्योंकि टेस्ट वो डिज़ाइन ही उस हिसाब से किए होते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्ट से क्या क्या फंक्शन होते हैं, वही फंक्शन के टेस्ट हो रहे हैं। अगर उसमें गड़बड़ है तो वो पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इस टाइप की इम्पल्स कंट्रोल है, ये सब होता है। तो अगर इस टाइप के टेस्ट डिज़ाइन किए जाएं जो इनको मेजर करें और उसमें लो स्कोर कर रहा है तो यानी फ्रंटल लोब में कोई प्रॉब्लम है। अनदर एग्जांपल जो पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में जो है जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, तो अगर जो है जो पैराइटल लोब में कोई प्रॉब्लम है तो कोऑर्डिनेशन वाले काम में प्रॉब्लम आएगी इसको। तो अगर हम जो है कोऑर्डिनेशन वाले टास्क रखेंगे और उसमें प्रॉब्लम आ रही तो उसमें पैराइटल लोब में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है और जो है कुछ पता ही नहीं चल सकता। फिर नेक्स्ट जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। रिलायबिलिटी मतलब वही सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही, तो रिलायबिलिटी हो गई। वैलिडिटी जो है दो कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है। पहली तो ये कि क्या चीज़ जो हम मेजर कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये चीज़ वही मेजर कर रहा है। जैसे हम IQ मेजर करना चाह रहे हैं तो टेस्ट IQ मेजर कर रहा है या मैथमेटिकल एबिलिटी मेजर कर रहा है, दोनों में फ़र्क है। दूसरा ये है कि जो भी रिजल्ट आए हैं वो जनरलाइज किए जा सकते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो ये भी जो है एक एस्पेक्ट है असेसमेंट का, जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो जैसे हमने कल बात करी थी, इवन बिहेवियरल असेसमेंट में थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं। सो लाइकवाइज साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, तो इसमें भी है। तो जो अगर हम कैटेगरीज में बांटें तो जो है कुछ ऐसे हैं, जैसे IQ के टेस्ट हैं, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल जो है चिल्ड्रन वाला, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, ये सब IQ के हैं।
फिर कार्टेल कल्चर फेयर टेस्ट, जो इसमें जो ऊपर ये जो सेकंड वाला कार्टेल कल्चर फेयर, इसमें तो हर कल्चर वाले के लिए लागू है। फिर वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो ये भी है कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करने वाला। फिर एटीट्यूड स्केल है कि जैसे जॉब वगैरह के लिए हमें या कोई उसके पर्टिकुलर सूटेबिलिटी के चेक करने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट में बताई दिया MMPI, MCMI। सो बैक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी, डिप्रेशन का हमें चेक करना। बिहेवियर चेकलिस्ट, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया हुआ है। रोशा टेस्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से ब्रॉडली हम इन कैटेगरीज में सभी टेस्ट को बांट सकते हैं। जितने भी टेस्ट है वो इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में फिट हो जाएगा। ये है। अब जो है आते हैं एडिक्शन असेसमेंट पे। तो जब जो है क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो सबसे पहले जो है उसका असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग करना होता है कि भाई अभी ये किस लेवल पे फंक्शन कर रहा है, और हमने कोई ट्रीटमेंट उसको पहले दिया हुआ है तो उस ट्रीटमेंट का आउटकम क्या है ये असेस करना है। फिर हमें जो है इंडिविजुअल की जो क्या नीड है वो देखनी है। हर इंडिविजुअल की सेम नीड तो नहीं हो सकती है, और हर इंडिविजुअल के लिए सेम जो है इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कौन सा सूटेबल हो। ये सब जो है एडिक्शन असेसमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, कि अगर कोई मान लो अल्कोहलिक है, तो अभी वो किस लेवल का अल्कोहलिक है, कि भाई दिन में एक बार पीना खाली जरूरी है, या सुबह से शाम तक पीना जरूरी है, या रात को भी उठेगा तब पीना जरूरी है। तो ये करंट उसकी जो है जॉब कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, फिजिकली कितना कैपेबल है, ऐसे ये उसी करंट लेवल का फंक्शनिंग है। और अगर हमने कोई ट्रीटमेंट दिया है हुआ है पहले, तो हम देखेंगे भाई कितनी कम हुई है पहले से अभी अल्कोहल कंजम्पशन। फिर उसकी नीड देखेंगे, भाई उसकी नीड ये है कि बस उसका जो है जॉब करने लायक वो बना रहे। ठीक है, तो ये उसकी नीड है, तो फिर उस हिसाब से डिफरेंट अप्रोच होगी हमारी। और उसकी जो है फिजिकल कंडीशन क्या है, उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है, उसका सोशल सपोर्ट क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये मल्टीपल एज क्या है, ये सब मल्टीपल चीजें डिसाइड करेंगे हम किस टाइप का इंटरवेंशन देंगे उसको। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फंक्शनल असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन, तो ये यहाँ पे फिट होता है कि जब एडिक्शन असेसमेंट करेंगे तो फैमा जो है ये अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है हमारे को बता रहा होगा, उसकी करंट फंक्शनिंग भी बता रहा होगा और बाकी की भी चीज़ें बता रहा होगा। ये पॉइंट अंडरस्टूड है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल भी बताया था और आज भी बताया, कि हम जब स्टार्टिंग एक बेसलाइन एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है इनिशियली असेसमेंट करके। तो बेसलाइन ही हमको बताएगी कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं कि वहीं पे हैं कि और पीछे जा रहे हैं, रिग्रेशन हो रहा है। तो इसलिए बेसलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फैमा जो है ऐसा टेस्ट है, इसको मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक ही बार देना या प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो अपने ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के दौरान। तो जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें हमको पता लगती जाएंगी। जैसे कि हर बार हमें करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है पता चलेगी, तो उससे हमें हर बार पता चलेगा इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया, ट्रीटमेंट का आउटकम है क्या है, उसकी नीड्स कितनी मीट हो रही है, हम गोल कितना अचीव कर रहे हैं। सो ये फैमा की ब्यूटी है। सो इसके बेसिस पे जो है जो हमको हम जो उसके बायोसाइको सोशल जो इंटरवेंशंस हैं वो हम डिज़ाइन या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बायोलॉजिकली मेडिसिन क्या देनी है ना, साइकोलॉजिकली उसको कैसे काउंसलिंग करनी है, सोशली कैसे उसको जो है ट्रीटमेंट मतलब सपोर्ट सिस्टम उसका अरेंज करना है। तो ये फैमा से हमको ये सारी हेल्प मिलती है। बायोसाइको सोशल जो उसका इंटरवेंशंस है वो हम डिसाइड कर पाएंगे, वो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाती हैं। तो वैसे तो जो भी ट्रीटमेंट हो उसका बेसिक गोल क्या होता है, बेसिक ये होता है कि जो हम सब्सटेंशियल चेंजेस लाएं क्लाइंट में और वो एंड्योरिंग चेंजेस हो। सब्सटेंशियल मतलब ये नहीं कि
थोड़ा मोड़ा आ गया, काफ़ी चेंज आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई चेंज आ गया। और एंड्योरिंग मतलब ये नहीं चेंज तो आ गया फिर हफ्ते बाद फिर से वैसे ही हो गया, लंबे समय तक वो चेंज फिर बना भी रहे। तो चाहे वो बिहेवियर हो, कॉग्निशन हो, मूड हो, तो या मैनेजिंग डे टू डे लाइफ हो, इस सब में सब्सटैंशियल एंड एंड्योरिंग चेंज है, ये तो गोल होता है हर ट्रीटमेंट का। इसके अलावा जो है एक और गोल होता है हर ट्रीटमेंट का, कि जो भी क्लाइंट का जो डिस्ट्रेस है, जो वो आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रेस तो है ही है, तो वो डिस्ट्रेस उसका कम हो जाए, जो उसका कष्ट है, परेशानी है, वो कम हो जाए। जो हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उसमें, इंटरवेंशन प्लान करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि भाई उसका जो डिस्ट्रेस लेवल है कम हो जाए अक्रॉस ऑल द 3 डोमेन्स। ऑल द 3 मीन्स बायो, साइको, सोशल डोमेन्स, तीनों डोमेन्स में उसका ये प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस कम हो और सब्सटैंशियल और एंड्योरिंग चेंज आए। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। फिर आगे जो है फैमहा में एक और खासियत बात है कि खाली बेस लाइन या आउटकम असेसमेंट या इवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए नहीं, ये जो क्लिनिशियन को इंडिविजुअल का एक ओवरऑल पिक्चर भी देता है कि ओवरऑल इंडिविजुअल कैसा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है असेसमेंट का। अब फैमहा जो है इट इज क्लिनिशियन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल तो यू अंडरस्टैंड कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 रेट करना है, तो इसको रेट कौन कर रहा है? क्लिनिशियन कर रहा है, और ये अक्रॉस ए ब्रॉड रेंज ऑफ सिस्टम्स हो रहा है एंड फंक्शनल डोमेन्स। क्या हम उसका कॉग्निटिव डोमेन में देख रहे होंगे, सोशल डोमेन में देख रहे होंगे, ऑक्यूपेशनल डोमेन में देख रहे होंगे, और ब्रॉड रेंज होगी, कोई एक नैरो रेंज नहीं कि सिर्फ इतने में, उस ब्रॉड रेंज में वो कहाँ फिट हो रहा है इंडिविजुअल, हम ये देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमको बड़ा अच्छा पिक्चर मिलता है उसमें। तो क्योंकि बात ही सारी एडिक्शन की चल रही है, तो एडिक्ट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं कि एक तो मेंटली इल सब्सटेंस यूजर, पहले मेंटल इलनेस आई फिर सब्सटेंस यूजर बना। दूसरा सब्सटेंस यूजिंग मेंटली इल, पहले सब्सटेंस यूज किया फिर मेंटली इल बना, है ना। जैसे मैंने अल्कोहल में बताया था कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है, तो वो कॉर्सकॉफ सिंड्रोम जो है वो मेंटल इलनेस तो है लेकिन वो अल्कोहल की वजह से है, तो वो जो है सुमी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और तीसरा है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजिंग पेशेंट। सो ये भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पेन बहुत होता है इंडिविजुअल को, तो उस पेन से जो है छुटकारा पाने के लिए वो ओपियोइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर उनके एडिक्शन हो जाता है, फिर वो दे बिकम सब्सटेंस यूजर। तो पहले मेडिकल इलनेस एंड देन दे बिकम सब्सटेंस डिपेंडेंट, तो ये MCSU कैटेगरी में आए, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजिंग पेशेंट। तो ये तीनों में फर्क समझ में आ गया ना? ठीक। सो अब इसमें जो फैमहा है इसमें 46 आइटम्स होते हैं, 46। तो ये मैं बता चुका हूँ अक्रॉस ऑल जो है बायोसाइको सोशल डोमेन्स में जो है डेफिसिट्स हैं उसको कैप्चर करते हैं, करंट स्टेट बताते हैं, ओवरऑल फंक्शनिंग बताते हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑफ नीड भी बताते हैं। तो ये जो है फैमा इज इंडिकेटर ऑफ करंट फंक्शनिंग फॉर डायग्नोसिस असेसमेंट, और रिपीटेड मेजर होने पे ये हमको ये भी बताता है कि भाई पेशेंट जो है कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अब एक और फर्दर डिफरेंसेस मीसू, सुमी और MCSU में, जो मेंटली इल सब्सटेंस यूजर है ये पहले जो है मेंटल इलनेस के लिए किसी साइकेट्रिक उसमें आया होगा ट्रीटमेंट के लिए, और फिर जो है वो यूजर बनना होगा। तो उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे तो स्टार्टिंग जो है कहीं मेंटल इलनेस से हुई होगी उसकी। और जो सुमी वाला है उसकी अगर हम देखेंगे तो उसने जो है ऑब्वियसली पहले जो है सब्सटेंस यूज किया होगा, तो डी एडिक्शन सेंटर वगैरह वहाँ पे उसकी हिस्ट्री मिलेगी,
स्टार्टिंग वहां से हुई होगी, डी एडिक्शन के लिए ले गए थे और फिर बाद में जो है कोई और इलनेस, मेंटल इलनेस आई है ना। तो ये फर्क है। मीसू वाला पहले उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री हुई है और फिर सब्सटेंस यूजर की आई, फिर डी एडिक्शन की आई है। सूमी में पहले डी एडिक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, फिर जो है साइकेट्रिक हिस्ट्री मिलेगी। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो पता लग जाएगा, प्लस उसकी पर्सनल एंट्री वगैरह से। और फिर एमसीएसयू वाले जो है वो क्या है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पहले जो है लॉन्ग टर्म इलनेस का इलाज लिया होगा, किसी हॉस्पिटल में किसी वार्ड में रहे होंगे लंबे समय तक, क्रॉनिक इलनेस कोई ना कोई पक्का रही होगी, और उसके बाद में वो सब्सटेंस यूजर बने होंगे। तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से भी हमको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ क्रोनोलॉजिकली पहले हुई है, क्या चीज़ बाद में हुई है, उससे हम क्लासिफाई कर पाएंगे मीसू है, सूमी है या एमसीएसयू है। सो यहाँ तक है। देन हाँ, अब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मेंटली सब्सटेंस यूजर है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको लंबे समय तक एंगेज रखना बड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो मेंटल इलनेस है ना, तो बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप जो कहोगे वो करेंगे नहीं। तो ये चैलेंज ये होता है उनका। और जो सुमी और एमसीएसयू वाले हैं, इनको जो है एडिक्शन से पहले रिलीफ दिलवाना जरूरी होता है, क्योंकि आप जैसे बंद करोगे चीज़ें, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और बहुत सीवियर तो डेथ भी हो सकती है। तो इनको जो है सब्सटेंस के जो इफेक्ट और विड्रॉल सिम्टम्स है उससे रिलीफ पहले दिलाना जरूरी है, तब जो है कोई ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ये एक और डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब जो फैमहा है इसमें ये भी है, इसको ऐसे डिजाइन किया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सिम्टम्स में, वो भी है कि अब हर एक में सेम सिम्टम्स हो, जरूरी थोड़ी विड्रॉल के, तो डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो भी कैच करेगा ये। और ये दोनों पॉपुलेशन को अलग भी कर रहा है। कौन सी दोनों? एक तो मैंने बताया था मेंटली सब्सटेंस जो है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में सूमी और एमसीएसयू हुए। तो इन दोनों कैटेगरीज को भी ये डिफ्रेंशिएट करता है फैमा। तो ये इसकी खासियत है। तो फैमा पे अच्छे से जो है नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो जैसा कि मैंने बताया कि असेसमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मल्टीपल डोमेन्स में की जाती है, और क्योंकि हमें एक डिसीजन लेना है इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वी शुड यूज क्लियर डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड्स विच आर एविडेंस बेस्ड। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे एकदम क्लियर कट होने चाहिए, ये है तो ऐसे, ऐसा है तो ऐसे, और उसका कोई एविडेंस भी होना चाहिए। आर्बिट्रेरी नहीं कि हमने सोचा और हमने ऐसा करना ठीक है इसलिए नहीं, उसका एविडेंस बेस्ड भी होना चाहिए। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है थेरेपीज में वो है एविडेंस बेस्ड थेरेपी। ये बुक में नहीं है, ये मैं अलग से बोल रहा हूँ, एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। तो एविडेंस बेस्ड थेरेपी क्या है कि कोई भी थेरेपी देने से पहले हमको जो है ये देखना होगा क्या कोई एम्पेरिकल एविडेंस है। एम्पेरिकल मतलब स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव एविडेंस है कि हाँ जो हम थेरेपी देने जा रहे हैं ये इस कंडीशन में फायदा करती है। तो वो अगर हो तभी जो है थेरेपी वो देनी चाहिए। अब इसके जो है कई रीजंस हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है। एक तो ये कि भाई ट्रीटमेंट साइंटिफिक होना चाहिए, ट्रायल एंड एरर थोड़ी होना चाहिए कि पहले ये ट्राई किया ये नहीं हुआ तो ये कर लो, फिर ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले एविडेंस फिर ट्रीटमेंट। दूसरा जो है रीज़न ये है कि जो क्लाइंट है उसका हक बनता है कि उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो साइंटिफिक हो, ये उसका हक है, वो आपको पैसे दे रहा है। सो ही हैज़ द राइट टू गेट द साइंटिफिक एविडेंस। तीसरा ये है कि जो क्लिनिशियन है या थेरेपिस्ट है वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले कि मुझे लगा ये ठीक रहेगा तो मैंने ये कर दिया। नहीं, तुम्हें क्यों लगा कि ये ठीक है, उसका कोई एविडेंस दीजिए। सो ये फ्यूचर ट्रेंड जो है
इस तरफ जा रहा है एविडेंस बेस्ड थेरेपीज पे। देन जो फैमहा है, ये मैं बता चुका हूँ कि डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ मेंटल इलनेस और सब्सटेंस मिसयूज दोनों को बताता है। एंड नॉट ओनली दैट, जो इंटरएक्टिव इफेक्ट है उनके वो भी बताता है कि मेंटल इलनेस और जो सब्सटेंस यूज है आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मेजर एडवांटेज फैमहा का है कि इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। 46 आइटम्स तो ही तो हैं और क्लिनिशियन रेटिंग वाला है। अब जो मीसू वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेंटल इलनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। मतलब हिस्ट्री देखेंगे तो मेंटल इलनेस तो रही होगी, सब्सटेंस नहीं भी यूज किया था तब भी। फिर हमने पढ़ा था कि जो DSM-4 में मल्टी एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, तो ये एक्सिस 1 के जो है डिसऑर्डर्स में आना चाहिए। सो एक्सिस 1 में क्या है कि ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट MR एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या MR है तो फिर एक्सिस 2 में हो जाएगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक है कि एक्सिस 1 में ही होना चाहिए, उसको एक्सिस 2 वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि अब जो है DSM-5 जो आ गया उसमें ये मल्टी एक्सियल सिस्टम नहीं है। तो और मीसू वालों को क्या है कि दे विल नीड मेडिकेशन टू कंट्रोल देयर साइकेट्रिक इलनेस, दवाई की जरूरत पड़ेगी। ये भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है कि अगर बिना दवाई के ठीक हो जा रहा तो फिर काई की इलनेस है तो ठीक ही है। सो द पर्सन नीड्स मेडिसिन फॉर साइकेट्रिक इलनेस। और सब्सटेंस यूज जब वो करता है या अब्यूज करता है तो साइकेट्रिक इलनेस जो है बढ़ जाती है, ये भी है। तो डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है कि सब्सटेंस यूज की वजह से साइकेट्रिक इलनेस बढ़ रही है। और इवन जब रेमिशन में है इंडिविजुअल, रेमिशन मतलब जो ठीक हो गया है, तब भी जो है वो फ्रीक्वेंटली रेजिडुअल इफेक्ट दिखा रहा है मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के। क्योंकि ये सब जब होगा तो हम कहेंगे कि हाँ मेडिकल इलनेस ड्यू टू सब्सटेंस यूज है। अब सूमी की बात करें, सब्सटेंस यूजिंग या सब्सटेंस यूजर मेडिकली मेंटली इल, तो इसमें क्रोनोलॉजिकली पहले जो है सीवियर सब्सटेंस डिपेंडेंस दिखाई देगी। पहले सब्सटेंस डिपेंडेंस आई, फिर जो है मेंटल इलनेस आई। फिर ये देखा जाएगा कि इनको जो है अल्कोहल या ड्रग ट्रीटमेंट जो है की ज़रूरत होगी। फिर ये भी पॉसिबल है, इनमें जो है कोमॉर्बिडिटी हो सकती है कोई पर्सनैलिटी या कैरेक्टर डिसऑर्डर के, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इनको जो है मेंटल हेल्थ सिस्टम में क्यों आए होंगे? क्योंकि इनको कोई टॉक्सिक या सब्सटेंस इंड्यूस एक्यूट साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। तो मेडिकल टर्म्स में दो वर्ड यूज होते हैं, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। तो क्रॉनिक मतलब लंबे समय से और ग्रेजुअली सिम्टम्स बढ़ते गए, वो क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक इलनेस उसको कहते हैं। जैसे कैंसर है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना, अगर ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर हुआ तो। ट्यूबरक्लोसिस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ये सब क्रॉनिक है, एकदम एकदम सडनली नहीं होती है, धीरे ग्रेजुअली होती हैं। और एक्यूट उसको कहते हैं कि उसका ऑनसेट मतलब शुरुआत एकदम सडनली हो। तो जो इनके साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो एक्यूट होते हैं, मतलब सडनली आए होते हैं। क्रॉनिक वाले नहीं होते कि ग्रेजुअली आए हुए हों, यानी कि मेंटल इलनेस की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो सब्सटेंस यूज करते रहे, डैमेज होता रहा। जब सब्सटेंशियल डैमेज हो गया तो एकदम से सिम्टम्स आ गए। ये भी एक इंडिकेशन होगा कि ये सूमी वाला है। जब हम हिस्ट्री उसकी देखेंगे तो पता चलेगा कि बस पहले तो ठीक था, फिर अचानक एक हफ्ते से जो है ऐसा हो गया है। फिर सूमी में जो है उसको जो एक्सिस 1 का जो है कोई प्राइमरी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे वो सूमी हो चाहे वो मीसू हो, दोनों में ही जो है कोई एक्सिस 1 डिसऑर्डर होना चाहिए। ठीक है,
अगर मैंने पहले उल्टा बोल दिया था तो यू कैन करेक्ट इट। तो इसमें एक्सिस 1 डिसऑर्डर होना चाहिए, तभी वो इन कैटेगरी में आएगा, है ना। मेंटल इलनेस तो एक्सिस 1 में ही है सारे। एक्सिस 1 में जितने भी मेंटल इलनेस दे ऑल आर इन एक्सिस 1 एक्सेप्ट MR एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसलिए इन दोनों में एक्सिस 1 का डिसऑर्डर तो होना ही पड़ेगा। और सूमी में जो मैं बता रहा था कि देयर मे बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कैरेक्टर डिसऑर्डर को एग्जिस्टिंग अलॉन्ग विद मेंटल इलनेस, ठीक है। देन तो एक्यूट सिम्टम्स जो हैं इसके वो रेमिट कर जाते हैं कंप्लीटली आफ्टर सब्सटेंस एब्स्टिनेंस और डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब अगर डिटॉक्सिफिकेशन करा दिया है या एब्स्टिनेंस करा दिया, सब्सटेंस नहीं दे रहे हैं, तो जो इनके सिम्टम्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, यूजुअली इन ए फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, कुछ केसेस में कुछ महीना भी लग सकता है। तो ये सूमी का है। और इनमें ऑब्वियसली कोई मेजर मेंटल इलनेस तो होगी जो एक्सिस 1 वाली है। फिर आते हैं मेंटली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजर में। तो इसमें जो है मेडिकल कंडीशन जो है वो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, और मेडिकल कंडीशन ठीक हो गई है तो भी जो है वो सब्सटेंस यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप कौन कौन से ले सकते हैं, कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ले सकते हैं। और जो मैंने बताया था कि पेन के लिए जैसे ओपियोइड्स वगैरह लेते हैं वो सब। और कोई ना कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन होगी, HIV है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, कुछ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक वाली, जो भी मैं बात है क्रॉनिक और एक्यूट में, तो ये क्रॉनिक वाली कोई ना कोई होगी, एक्यूट वाली नहीं। और जो लॉन्ग, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस से लंबे समय तक चलती हैं तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस तो होना ही होना है, तो उस डिस्ट्रेस में इन्होंने फिर ये शुरुआत करी होगी। और एक और बात होती है, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, जो स्काई ब्लू टाइप के कलर में है, एक्वा ब्लू में जो कर रखा है, कि लॉज ऑफ फिजिकल फंक्शन एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफन प्रोड्यूसेस ए रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड इंक्रीजेस द रिलायंस ऑन फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। ये नई चीज है कि क्योंकि ये इनकी जो क्रॉनिक इलनेस है उसकी वजह से जो है इनके फिजिकल फंक्शंस का, जैसे चलने फिरने में अब लायक नहीं है, या रेंज ऑफ मोशन का, चल तो पाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल पाते हैं, तो इससे भी जो है इनकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, और उससे ये जो है और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स पे, मेडिसिन पे। ये भी एक चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजर है, जनरली फिजिकली एक्टिव एजाइल वाले लोग नहीं मिलेंगे, दे मस्ट बी हैविंग वेरी लिमिटेड और लो रेंज ऑफ फिजिकल फंक्शंस। अब डेवलपमेंट की बात करें कि ये फैमहा स्केल है, ये डेवलप जो है ग्रीन और ग्रेली 1987 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने जो है जो बनाया था, तो इसमें भी हुआ कि भी क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए। कोई भी हम जब सब्सटेंस यूजर के केस में मेंटल इलनेस है तो क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो फंक्शनल डोमेन होने चाहिए। फंक्शनल डोमेन मतलब वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर उस स्केल में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो भी स्केल है ऑब्वियसली ये नहीं होगी तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट मैंने फंक्शनल डोमेन बताया था वो फंक्शनल डोमेन होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कि अगर जैसे एक डोमेन लेटर से प्रोफेशन का लें, तो प्रोफेशन जो है मेल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, फीमेल के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर जॉब लॉस की बात है, अगर फीमेल का जॉब लॉस होगा फिर भी चल सकता है अगर हस्बैंड कमा रहा है तो, लेकिन हस्बैंड जो है कमाना बंद कर दे और वाइफ जो है कमाने वाली नहीं हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो कम्युनिटी बेस्ड जो है ट्रीटमेंट में जो है हम सोशल सपोर्ट भी तो देखते हैं, वहाँ पे जो है फंक्शनल डोमेन हमारा एक प्रोफेशन भी हो सकता है, या उसके डे टू डे केयर के लिए उसको कितना वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है, तो डिपेंड करता है हमारा असेसमेंट का पर्पस क्या है।
रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए, हर टेस्ट में होती है। फिर जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ़र्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी चेंज आए तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पता चले हमें हाँ भी फ़ायदा हो रहा है। कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तभी पता चलेगा, तो सेंसिटिव नहीं हुआ, तो सेंसिटिव होना चाहिए। फिर जो एप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट टू द ड्यूअली डायग्नोज पॉपुलेशन, मतलब अगर दोनों चीज़ें, मेंटल इलनेस भी है और सब्सटेंस यूज़र भी है, पहले बाद में है क्या है बाद की बात है, लेकिन दोनों चीज़ें, मेंटल इलनेस भी है, सब्सटेंस यूज़र भी है, ये सब्सटेंस यूज़र भी है और मेडिकल इलनेस भी है, तो ये डुअल डायग्नोसिस हो गया ना। तो ऐसा होना चाहिए जो दोनों चीज़ों को कैच कर सके अलग अलग, तभी तो हम उसको कैटेगराइज कर पाएंगे कि मीसू है कि सूमी है कि एमसीएसयू है। देन जो ट्रीटमेंट है और क्लिनिकल गवर्नेंस है, क्लिनिकल गवर्नेंस का मतलब क्लिनिक में हम उसे कैसे सब उसको ट्रीट करेंगे, क्या उसके साथ करेंगे क्या नहीं करेंगे इंटरवेंशन, वो डिसीजन लेने में हमको मदद करे, उसकी कॉस्ट लो हो, आसानी से यूज़ कर सके, है ना। तो फैमा जो है ये सारी नीड्स को मीट करता है। तो अब इस फैमा जो है बना था किससे, कुछ सर्टेन जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल से, जैसे कि स्पेसिफिक लेवल ऑफ फंक्शनिंग स्केल, ऊपर हमने बात करी थी ना फंक्शनिंग डोमेन, फंक्शनल डोमेन, तो वो वाली चीज़ जो है इन्होंने ली थी, स्पेसिफिक लेवल ऑफ फंक्शनिंग स्केल, SLOF शॉर्ट में कहते हैं। फिर एक सिम्टम चेकलिस्ट 90 है, फिर बेलव्यू साइकेट्रिक ऑडिट है, एडिक्शन सीवियरिटी इंडेक्स है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जो ड्यूअल डायग्नोसिस है उसमें हेल्प करती हैं। तो ऐसे मल्टीपल जो है चीज़ें लेके 46 आइटम्स लिया था, और उन 46 आइटम्स को 6 बायोसाइकोसोशल डायमेंशंस में बांटा था। The 46 items were made out of the above mentioned scales and they were divided into 6 biopsychosocial dimensions. So अब जो ये जो 6 बायोसाइकोसोशल डोमेन्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो है, पहली है सोशियो लीगल, जैसे ड्रग यूजर्स है उनका जो है कानूनी पहलू भी होता है, इलीगल है ड्रग, तो हो सकता है पुलिस केस या कोर्ट केस चल रहा हो उनका, तो वहाँ पे भी उनको हेल्प चाहिए होगी। इतने कैपेबल तो वो होंगे नहीं कि सारा कानूनी प्रक्रिया वगैरह भी खुद कर रहे हैं, तो वो भी एक डायमेंशन है। क्या उनके सोशो लीगल केस में क्या चल रहा है, उनका सोसाइटी उनके बारे में क्या सोच रही है, कितना सोशल सपोर्ट है, कोई केसेस उनके अगेंस्ट में है नहीं है, ये सब फैमा में आ जाएगा। फिर सोशल कम्युनिटी लिविंग, तो एज ए कम्युनिटी जो है जो सोसाइटी में वो रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, रह पा रहे हैं तो कितना रह पा रहे हैं। फिर सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से उनके रिलेशंस कैसे हैं, कितने इम्पेयर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं। फिर मूड है कि डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन है, मैनिया है, हाइपोमैनिया, इस टाइप की चीज़ है कि नहीं है। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में तो सभी कुछ आता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स सारे आ जाते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल फंक्शनिंग, कितना वो फिजिकली काम कर पा रहा है। सो ये 6 जो है बायो साइकोसोशल डायमेंशंस हैं जो फैमा कवर करता है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो अब जो है इसके अलावा जो है और क्या क्या चीज़ें जो है कवर करता है फैमा, कि सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी चीज़ें होंगी 6, और सेकेंडरी क्या है कि जैसे वो कौन सा सब्सटेंस या कौन सी ड्रग लेता है, क्योंकि उससे भी जो है ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। फिर उसके डेमोग्राफिक डिटेल्स भी, जैसे कि सोशल सपोर्ट क्या है, एज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सब चीज़ें जो है कैच करता है फैमा, तो उससे भी एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो ये जो 46 आइटम्स की हम बात कर रहे थे फैमा में, तो इसमें 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल में मतलब 1 to 7 हुआ। तो जो इट इज 3-वे एंकर्ड, 3-वे एंकर्ड का मतलब 1 में क्या है ये लिखा होगा उसमें, 7 में क्या है ये लिखा होगा, और बीच में जो 4 है वो न्यूट्रल होगा, है ना। जैसे कि फुली फंक्शनल, नॉट एट ऑल फंक्शनल, और बीच में न्यूट्रल या एवरेज, वट एवर इट मे बी। तो ये 3-वे एंकर्ड 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल हुआ, ऐसा होता है ये।
तो अब क्योंकि ऑब्वियसली ये एग्जिस्टिंग स्केल से बनाया गया है, SLOF और जो सिस्टम चेकलिस्ट NTR से बनाया गया, तो इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो है ही है कि एग्जिस्टिंग स्केल से लेके आइटम बनाया गया है। सो एक मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि मल्टी एक्सियल जो डायग्नोसिस है, तो उसमें जो एक्सिस 5 है वो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ रिलेटिव फंक्शनिंग था, गैफ स्कोर उसको कहते हैं। उसको GF जिसे सामने लिखा हुआ स्क्रीन में, जहाँ ये मेरा कर्सर है, सो उसको एक्चुअली ये फुल फॉर्म है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ रिलेटिव फंक्शनिंग, RB है, पर शॉर्ट में गैफ लिखते हैं। तो गैप स्कोर जो है ऐसा होता था कि इंडिविजुअल की जो है फंक्शनिंग लेवल क्या है, अगर जो गैप स्कोर जो है 90 से ऊपर है तो फिर इंडिविजुअल को जो है ऑलमोस्ट ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें कि 10 है तो फिर वो टोटली डिपेंडेंट है, वो कुछ फंक्शनिंग उसकी है ही नहीं। तो जब वो एडमिट हुआ है तो उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ फंक्शनिंग होगा जो कि ऐसा होगा जिसकी वजह से एडमिट होना जरूरी है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहा है इसीलिए एडमिट हो रहा है। फिर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो 1 महीने बाद फिर आपने गैप स्कोर दिया, अगर गैप स्कोर जो है अगर आप बढ़ाते हो और वो जो है उस कैटेगरी में आता है कि अब वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर रहा है, तो फिर आप उसको एडमिट नहीं रख सकते हो। और अगर नहीं बढ़ाते हो तो फिर ये होगा कि आपका ट्रीटमेंट खराब है। तो वो गैप स्कोर जो है कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ थी नहीं, तो ऐसे ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा करता था। तो ये फैमहा में जो है जो ओवरऑल स्कोर है फंक्शनिंग का, वो गैप स्कोर से रिलेट करता है। यानी कि अगर हम ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग या ग्लोबल असेसमेंट रिलेटिव फंक्शनिंग की बात करें तो वैसा स्कोर हमको फैमहा में भी मिलता है। ये भी इसकी फैमहा की बात है। फिर वैलिडिटी रिलायबिलिटी मैंने बता ही दिया है कि इट इज़ हैविंग सफिशिएंट। अब जो हम बात करें कि ये कितना बढ़िया है या कितना नहीं बढ़िया है, तो ये जो एम्पेरिकल एविडेंस हम लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो है फैमा जो है कितना अच्छा है, इसकी जो भी असेसमेंट की है एम्पेरिकली वो क्या कह रहे हैं, डाटा क्या कह रहा है। तो ट्रीटमेंट सेटिंग में जो फैमा हमने लिया, जब आदमी आया तब क्या फैमा ने बताया, बीच में टाइम टू टाइम क्या बताता रहा, लास्ट में जब टर्मिनेट किया तब क्या बताया फैमा के हिसाब से, तो कोरिलेट हो जाएगा ना कि हाँ आदमी आया तब उसको ये प्रॉब्लम थी, फिर जब गया था तब बिल्कुल ठीक था और बीच में जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होते रहे थे और फैमा का स्कोर भी वैसे ही आ रहा है, तो ठीक है, फैमा इज़ गुड। तो एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो हो जाएगा। तो अब जो है जो फैमा बनाया ही इस टाइप से है कि जो डेली डिफ़िकल्टी एंड्योर करते हैं पेशेंट, एंड्योर मतलब सहन करते हैं डेली डिफ़िकल्टी, उससे उसको ध्यान में रख के फैमा बनाया गया है कि वही उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो करंटली जो डाटा अवेलेबल है फैमा का, तो उसको उसके अनुसार जो है एज ए डायग्नोस्टिक टूल तो बहुत अच्छा है फैमा, ठीक है। और काफ़ी स्पेसिफिक जो है एपिडेमियोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है इससे, है ना, कि भाई ओरिजिन क्या हो सकता है, शुरुआत क्या हो सकती है, क्यों हुआ था। जो हमने बताया ना कि मेंटली इल सब्सटेंस यूजर है, सब्सटेंस यूजिंग मेंटली इल है, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजर है, तो एपिडेमियोलॉजी हमको पता लग गई ना शुरुआत कहाँ से हुई, दैट इज़ वेरी गुड। और डायग्नोसिस भी हो गया कि वो जो है किस कैटेगरी का है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। देन व्हाट एल्स, हाँ रेफरल तो मैंने बता ही दिया है, रेफरल क्वेश्चन क्या होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो this I have already covered. So deciding on therapy वही है कि आप जो डिसाइड करोगे थेरेपी, वो तो उस असेसमेंट पे डिसाइड करोगे। अब इसमें ना कुछ एक चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। जो लास्ट में रेड वाला है वो 2 फैक्टर्स नोन टू प्रिडिक्ट वेदर पीपल आर लाइकली टू बिकम इन्वॉल्व इन और प्रॉफिट फ्रॉम साइकोथेरेपी। मतलब 2 चीज़ें जो हैं वो हमको बताएंगी कि इंडिविजुअल जो है इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा साइकोथेरेपी में, अगर हुआ तो उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। वो क्या है, देयर मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड देयर एक्सेसिबिलिटी टू ट्रीटमेंट।
अभी इन दोनों का मतलब समझना, अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई पेशेंट आए तो इन दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करना। मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट, ये वन। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी टू बीइंग ट्रीटेड, है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स जो है हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, वो अभी मैं दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं कि मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे किसी आदमी को हल्का सा कोई पेट दर्द हो रहा है तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, वो जो है बस ऐसी बातचीत करे, इनो ले लेगा, कुछ ले लेगा। जब वो बहुत असहनीय दर्द होने लग जाएगा तब वो डॉक्टर के पास में जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो गया, और चलना फिरना भी जब बंद हो जाएगा तब हॉस्पिटल में एडमिट होगा वो, वरना तो डॉक्टर से कहेगा दवा दे दो मैं चला जाऊंगा। सो जो इंसान का मोटिवेशन है ट्रीटमेंट लेने का, वो उसके डिस्ट्रेस पर डिपेंड करता है। जितना डिस्ट्रेस ज़्यादा होगा, जितनी समस्या ज़्यादा होगी, उतना मोटिवेशन हाई होता है। तो इसका एक एस्पेक्ट समझा रहा हूँ मैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि हमें समझ में आ रहा होता है एज ए क्लिनिशियन कि भाई इसको आगे फ्यूचर में ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको कोई समस्या लगी नहीं रही है। उसको समस्या लगी नहीं रही है तो फिर वो ट्रीटमेंट लेगा क्यों? उसको लग रहा है कि सब ठीक है। आप किसी इंसान से बोलो भाई पढ़ लो लिख लो तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, जॉब लग जाएगी, पैसे कमाओगे, उसको लगता है कि मेरे फादर के पास भी इतना पैसा, मुझे पैसे कमाने की जरूरत क्या, तो वो क्यों पढ़ेगा लिखेगा? ठीक है। सो मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रेस है। जितना डिस्ट्रेस ज्यादा होगा उतना मोटिवेशन हाई होगा, यानी कि उतना। तो दूसरा एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी टू साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें ये क्या है कि हाउ विलिंग पीपल आर टू एग्जामिन देमसेल्व्स, to express their thoughts and feelings openly and to make changes in their customary beliefs and preferred ways of conducting their life। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पहला एस्पेक्ट तो होता है, मोटिवेशन तो होता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है कि वो जो है अपने आप को एग्जामिन करना ही नहीं चाहता है। जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला कभी मानेगा कि उसकी गलती हो? कभी नहीं मानेगा, अपने को एग्जामिन ही नहीं करेगा। ये हमने पढ़ा था नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। फिर टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स ओपनली, ये भी होता है। जो क्लाइंट आते हैं सब ओपनली नहीं बताते, छुपाते हैं अपनी बातें, बहुत सेलेक्टिवली बताते हैं। तो वो जब तक पूरी बात नहीं बताएगा तब तक हम क्या ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे और कैसे कोई उसको सजेस्ट करेंगे चीज़। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाउ विलिंग दे आर टू मेक चेंजेस इन देयर कस्टमरी बिलीव्स एंड प्रिफर्ड वेज ऑफ कंडक्टिंग देयर लाइफ। अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो जिंदगी जैसे जी रहे हैं उसमें क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। अधिकतर लोग जो जैसे सोच रहे हैं भाई हम तो ऐसे ही सोचेंगे, दुनिया गलत है, और हम अपने में चेंजेस नहीं लाएंगे, दुनिया को चेंजेस में अपने में लाने की जरूरत है, हम तो ठीक है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो भी जो है कहाँ से ट्रीटमेंट होगा। सो इसीलिए जो है मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी टू साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। फिर अब जो है प्लानिंग ऑफ थेरेपी पे आते हैं। तो प्लानिंग ऑफ थेरेपी में क्या होते हैं चीज़ें, एक तो अप्रोप्रिएट सेटिंग। अप्रोप्रिएट सेटिंग मतलब क्लिनिकल सेटिंग में होगा कि घर में होगा, कहाँ होगा ट्रीटमेंट, कि एज ओपीडी पेशेंट आएगा, फिर कितनी देर ट्रीटमेंट चलेगा, किस पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट चलेगा। तो अब जो ट्रीटमेंट सेटिंग की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि बहुत सारी एस्पेक्ट, इसमें एक सीवियरिटी ऑफ पेशेंट्स डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि वेदर और नॉट द पेशेंट इज एबल टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम फैंटेसी, वो सच क्या है, इमेजिनरी चीज़ क्या, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो एडमिट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है क्या लाइकलीहुड है, क्या संभावना है कि वो सुसाइडल है या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें तो ट्रीटमेंट सेटिंग बताएंगी कि ओपीडी रहेगा या क्लिनिकल सेटिंग में हॉस्पिटल में एडमिट करके होगा। दूसरा है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो अब प्रॉब्लम कितनी माइल्ड है या एक्यूट है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा माइल्ड होगी
उतना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन इस बात से डिसाइड होगा। और हम बात करें कि प्री ट्रीटमेंट डाटा अगर हमको मिल गया है ट्रीटमेंट से पहले का, तो वो जो है बेस लाइन हमको बताएगा, और हमें कहाँ तक उस बेस लाइन में इम्प्रूवमेंट लाना है ये भी हमको बताएगा कि हमें ट्रीटमेंट कितना लंबा चलाना है। जहाँ पहुँचना उसके आसपास ही है बिहेवियर या चेंजेस, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बहुत डिफरेंस है, कोई शराब पीता तो है लेकिन हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही पीता है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। लेकिन पीता है और डेली पीता है और दिन रात पीता है, तो अब जो ड्यूरेशन तो लंबा चलेगा। तो ये बेस लाइन भी डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। ठीक है, देन ट्रीटमेंट कौन सा होगा, इसमें देखो 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है। ये भी काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी ये पता होना चाहिए। पेशेंट्स जो आते हैं वो 2 तरह के ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं साइकोलॉजिकली माइंडेड। साइकोलॉजिकल माइंडेड मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम की वजह पता चाहिए होती है, ये मैं क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों मैं महसूस करता हूँ, ऐसा क्यों मेरे को लगा कि ये करना चाहिए, या उसने ऐसा क्यों सोचा होगा कि मैं ऐसा हूँ, वगैरह वगैरह। जो उनको एक रीज़न चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल माइंडेड होते हैं वो लोग। तो उनको जो है दे आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग फुलर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो है इस टाइप के पेशेंट जो है ना, ये बड़े पॉजिटिव होते हैं, टू अनकवर देमसेल्फ या इनसाइट ओरिएंटेड होते हैं। और इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट फोकस ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है या जैसा भी है। और दूसरे पेशेंट होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल माइंडेड नहीं होते हैं, वो जो है बस हमें रिलीफ मिल जाए, हमें इस बात से मतलब नहीं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें आराम कैसे मिलेगा वो पहुंचा दो। तो दोनों के जो है ट्रीटमेंट सिलेक्शन अलग अलग होंगे। जैसे जो पहला वाला है उसमें सीबीटी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है दैट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन साइकोलॉजिकली माइंडेड पेशेंट्स। और जो जिनको जो है केवल रिलीफ चाहिए, सिम्टम फोकस्ड है, खाली सिम्टम जो है ख़त्म हो जाए, तो उनको जैसे बिहेवियरल थेरेपी वगैरह बड़ा, उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स सारा होता है, उसमें लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो भी उनको काम, ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करेगा। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि सिमिलर रिस्पॉन्स से रिलेशन नहीं है, साइकोलॉजिकली है, तो डिफरेंट बात है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये 2 कैटेगरी है, उनको ऐसे अप्रोच किया जाता है। ये फर्क समझ में आया ना दोनों का? ठीक है। सो अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है, जो सिम्टम फोकस वाले होते हैं उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कि हम उनको सपोर्ट करते रहें और उनको आराम मिल जाए, जैसे भी जो भी सपोर्ट चाहिए उनको। लेकिन जो साइकोलॉजिकल माइंडेड वाले हैं उनको अगर सपोर्ट करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल बी डिससैटिस्फाइड, क्योंकि उनको समस्या की जड़ में जाना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, उनको सिम्टम रिलीफ से मतलब नहीं है। जबकि जो सिम्टम फोकस वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो कुछ केसेस में जो सिम्टम फोकस वाले हैं उनमें भी सीबीटी काम आ सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। अगर वो कोर बिलीफ सिस्टम ही फॉल्टी है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो सीबीटी करना ही पड़ेगा, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स से नहीं होगा। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे उनको जो है एक्सपेरिमेंट करा के देखें कि भी, जैसे उनको लगता है कि सब लोग मुझे वॉच करते हैं और मेरे में थोड़ी सी भी फॉल्ट होगी तो लोग जो है मेरे को नोटिस करेंगे, ये सपोज उसका कोर बिलीफ सिस्टम है जो फॉल्टी है। समझाने से हो सकता है वो ना माने, उसको बस सिम्टम रिलीफ चाहिए, तो उसका हम कंफर्मेशन करा दें। जैसे उसको हम बोलें कि कल क्लास में तुम एक शर्ट पहन के जाओगे, वो थोड़ी सी कहीं से कटी या फटी होगी, फिर तुम जब आ जाओगे क्लास में तो हम जो है 1 घंटे बाद हर एक से पूछेंगे तुमको क्लास से बाहर भेज के कि उसकी शर्ट में कोई प्रॉब्लम थी, यस और नो। अगर यस तो कहाँ पे थी, तो सबसे जवाब लिखवा लेंगे। तो ऑब्वियसली लोग कहाँ नोटिस करते हैं कि इसकी शर्ट कहाँ से फटी है और कितनी फटी है।
तो उसमें जो है जब लिख के आएगा वो खुद पढ़ेगा तो कहेगा हाँ ये तो कोई नोटिस करता ही नहीं, तो मेरे दिमाग का ही फितूर था। तो ऐसे भी इसको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है क्या है। जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं। और जो इंटरपर्सनली ओरिएंटेड कुछ लोग होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो उनको वो कैसे बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी में रादर देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। उनको लॉजिक, इमोशन, कॉन्सिक्वेंसेस ये सब समझ नहीं आता। उनका बेसिकली लोगों से अच्छे रिलेशन हो जाए, दे आर हैप्पी। तो हम उनको जो है उस एस्पेक्ट में कवर करेंगे। फिर जो हमने स्टार्टिंग में असेसमेंट किया था फैमा के जरिए, उसमें जो है हमको दो चीज़ें जो है मिल जाएंगी। पहली क्या है कि ट्रीटमेंट टारगेट, की हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या चीज़ है प्रॉब्लमेटिक जो हमको ठीक करनी है। दूसरा है पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स, जो हम ट्रीटमेंट देंगे उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सनैलिटी इशू हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर कोई पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाला है, वो सब्सटेंस यूज़र है, ठीक है, सो सब्सटेंस यूजिंग मेंटल इलनेस है और पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, तो हम मेडिसिन देंगे वो खाएगा नहीं, हमें पता है। तो उसको मेडिसिन जो है इस तरीके से देनी पड़ेगी कि उसको पता ना लगे, या इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना, डिपेंड करता है, खाने में मिला के दे दो। या दवाई की बजाय उसको बोलो कि प्रसाद है, वॉट एवर दैट मे बी, डिपेंड करता है। तो ये ऑब्स्टिकल्स के आने वाले हैं, वो भी हमें इनिशियल असेसमेंट में पता लगे। जैसे अनदर एग्जांपल, हमने उसके डेमोग्राफिक डिटेल लिए तो हमें पता चला कि भाई ये बहुत पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है। तो हमें पता लग गया अगर हम महंगी मेडिसिन जो इसको प्रिस्क्राइब करेंगे लेके खा नहीं पाएगा, तो हमको इसको जो है जेनरिक मेडिसिन जो ही देनी पड़ेंगी, तब ये कर पाएगा। और वो भी कहीं से अगर डोनेशन मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल्स जो है हमको पहले से देखने पड़ेंगे। तो जो हमने उसकी फंक्शनिंग स्टार्टिंग में सेट की थी, टेस्ट की थी, तो जो नॉर्मल रेंज से कितनी बाहर है, चाहे वो कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो, अफेक्टिव डिस्ट्रेस हो, कोपिंग डेफिशिट हो, पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन हो, इंटरपर्सनल इनएडुकेसी हो, ये सारा जो है हमको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको अपने एफर्ट डायरेक्ट करने पड़ेंगे। और ऑब्स्टिकल का तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, दूसरा जो है कि जो कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंटरपर्सनली एवर्सिव हो, जैसे हमने पढ़ा था कि स्किज़ोइड पर्सनैलिटी वाले या स्किज़ोटाइपल हैं, दे डोंट वांट टू मिक्स अप विद पीपल। तो उनको अगर ग्रुप थेरेपी के लिए ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई फ़ायदा उनको होना नहीं है डी एडिक्शन में। तो ये सब ऑब्स्टिकल्स हमको फोर्स ही करने होंगे जब हम इनिशियल असेसमेंट कर रहे हैं। फिर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट है मगर, कि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी डिसऑर्डर तब डिसऑर्डर है जब इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो डिसऑर्डर थोड़ी हुआ उसके लिए, वो तो एंजॉय करेगा उसको। जैसे हाइपोमेनिया है, हाइपोमेनिया इंडिविजुअल को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरों को हो रही होती है, तो वो क्यों ट्रीटमेंट कराएगा। तो दोज हुआ, जब हमने देखा, जब फैमा जब ने स्टार्टिंग में किया, वी फाइंड कि ही और शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये भी तो एक ऑब्स्टिकल है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं, जो रिलक्टेंस है, इसकी वजह से स्लो प्रोग्रेस होगी, या हो सकता है बीच में ही छोड़ के चला जाए या प्रीमेचुरली टर्मिनेट कर दें। सो जब भी उसको लगेगा कि ठीक उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तो वो जो है अपना छोड़ के चला जाएगा। सो जो प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो थेरापिस्ट जो है सब कुछ देख लेगा कि पहले से कि क्या क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग हो जाएगी। इवैल्यूएशन में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हमें जो पीरियडिक इवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में करना है, बीच बीच में रेगुलरली करना है, एंड में करना है, तो हम पता चलेगा कि अगर जो बेस लाइन जो था सेम है या वर्स हो गया है तो फिर प्रोग्रेस नहीं हुआ है, और जो क्लोजर टू एडेप्टिव रेंज अगर हो रहा है तो प्रोग्रेस हो रही है, यानी ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। और जब वो पहुंच गया है जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं तो टर्मिनेट किया जा सकता है, तो टर्मिनेशन का डिसीजन लिया जा सकता है। सो
जब बेस लाइन से हम कंपेयर करके, जो ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करके इवेल्युएट करेंगे कि ओवरऑल जो है बेनिफिट हो चुका है, तो हम टर्मिनेट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, जैसे MMPI मैंने बताया था, फिर MCMI है, मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री है, 16PF है, पर्सनैलिटी असेसमेंट इन्वेंट्री, रोशा है, थीमेटिक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ये सब इसमें यूज होंगे। आई थिंक विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन।